मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, आपके इतिहास विषय की जुड़ी हुई हूँ और मैं BA क्लास फर्स्ट के F सेक्शन की बात कर रही हूँ। पेपर हमारा फर्स्ट है, भारत का इतिहास। इसमें मैं आपको कई टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। इससे पिछले वाले व्याख्यान में मैंने वैदिक धर्म के बारे में आपको बताया था कि उसके 2 हिस्से हो सकते हैं, कालक्रम के अनुसार, विभिन्नताओं के अनुसार, एक ऋग वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। ऋग वैदिक कालीन विशेषताओं को हमने बहुत सारे संदर्भों में समझा और आज मैं उसी सोपान में अपने इसी ऋग वैदिक काल को सेकंड पार्ट में ले रही हूँ। तो ये आपको बताना ज़रूरी था पृष्ठभूमि के रूप में। तो ये हमारी पृष्ठभूमि हुई। इसके बाद आता है कि हमने ये पढ़ा था कि इनकी कबीलाई संस्कृति थी और कबीलाई संस्कृतियों में प्रायः पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। तो इनके सामाजिक जीवन में भी हमें पितृसत्तात्मक परिवार मिलते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि स्त्रियों को मान सम्मान नहीं था, उन्हें भी पूरा आदर मिलता था। विश्वपाला, मुदगलानी जैसी तत्कालीन प्रसिद्ध नारियों के नामों का तो ऋग्वेद में उल्लेख भी है। हालांकि पुत्र जन्म जो था वो हर्ष का विषय माना जाता था। परिवार की कल्पना अत्यंत विशद प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर जैसे संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी, जैसे उसमें माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, भतीजे, प्रपौत्र, चचेरे भाई बहन आदि का उल्लेख मिलता है। इससे ये भी प्रतीत होता है कि यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हम जैसे देखते हैं कि अचल संपत्ति के बारे में बात करें कि वहाँ पर सोशल सिस्टम में अचल संपत्ति को लेकर किस तरह के विचार विद्यमान थे, तो भूमि का कंसेप्ट ऐसा नहीं था कि वो किसी व्यक्ति विशेष की होती हो। भूमि हमेशा कबीले की मानी जाती थी। हमें जो ऋग्वेद के सूक्त मिलते हैं उसमें मवेशी, दास, रथ, घोड़े आदि के दान का तो उल्लेख मिलता है, किंतु भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता। राजन के द्वारा भी, जो कबीले का मुखिया होता था, उसके द्वारा भी भूमि दान का कोई उल्लेख नहीं मिला है, केवल उसे भूमि का रक्षक बताया गया है। अब आती हूँ मैं अगले बिंदु पर कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। वैसे मैं बीच बीच में आपको इसके बारे में चर्चा करती रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक प्रसिद्ध प्राचीन भारत से संबंधित जो लेखक हैं RS शर्मा साहब, प्रोफेसर, उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में, फ्रॉम गोपति टू भूपति। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि राजन कोई पैतृक शासक नहीं था, अपितु कबीले का ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। मतलब ये था कि ऋग्वैदिक काल तक राजा की कोई अलग से इमेज नहीं थी, वो कबीले का मुखिया ही हुआ करता था, उसका सर्वे सर्वा हुआ करता था। ये बात कालांतर में आगे चलकर हमें देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में, और शनय शनय फिर जब महाजनपद युग और जनपद युग आता है उस समय हमें देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है राजनीतिक जीवन में, वो है सभा समिति का उल्लेख मिलता है। एक जगह हमें इसके लिए विदथ नाम भी मिला है। तो इसमें हमें ऋग्वेद में कहीं कहीं इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विभिन्न संस्थाओं में संपूर्ण कबीले के सामाजिक, आर्थिक
एवं धार्मिक मामलों की चर्चा होती थी। कोई राजनीतिक परिदृश्य जैसा माहौल नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कबीले के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का यहाँ पर उल्लेख होता होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ धार्मिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में जैसे मैंने समाज के संदर्भ में आपको जिक्र किया था कि यहाँ पितृसत्तात्मक परिवारों का हमें उल्लेख मिलता है, उनका वर्चस्व होता था। उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल के अगर देवकुल को देखा जाए तो उसमें देवियों का स्थान नगण्य सा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो देवी देवता हैं उसमें प्राकृतिक देवी देवताओं का ज़्यादा स्थान मिला हुआ है, जैसे सूर्य है, अग्नि है, मरुत है, वायु है, वरुण है, मित्र हैं। अब जैसे विष्णु और रुद्र जो हैं, शिव हैं या इंद्र हैं, इनका भी प्राकृतिक शक्तियों के रूप में, प्रतीक रूप में ही उभर कर सामने आए हैं। कोई इनकी मूर्तियां आदि हमें उस समय प्राप्त नहीं हुई हैं, अगर हम ऋग्वेद के मंडलों का और सूक्तों का अध्ययन करें तो। एक चीज़ बच्चों और भी इंटरेस्टिंग सामने आई, वो है ऋत की अवधारणा। इसका कई जगह उल्लेख हुआ है और जो हमारे पाश्चात्य विचारक हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं, जैसे विंटरनिट्स, मैकडनिल, कीथ आदि ने ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था या अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था के रूप में की है। लेकिन कहीं कहीं ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वो लोग ऋत की अवधारणा के पतन से आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि ऋत कोई नैतिक व्यवस्था या एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई अवधारणा थी जिस पर उसका ह्रास हो रहा था दिन प्रतिदिन, और ऋग्वेद के मंडलों में उसके ह्रास पर, उसके पतन पर दुख व्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ ही हमको ऋग्वेद के कुछ सूत्रों में भूत प्रेत, राक्षसों, अर्ध देवताओं, अप्सराओं, पिशाचों आदि का भी उल्लेख मिलता है। तो वैसे तो अगर आप इन जनरल देखें तो आपको ये लगता है कि यहाँ बहुदेववाद था, बहुत सारे देवी देवताओं के आपको नाम मिलते हैं पढ़ने में सूक्तों को। लेकिन ऋग्वेद के अंतिम या परवर्ती काल में ही जो मंडल थे, मंडल का अर्थ है अध्याय, उन अध्यायों में हमें ऐसे चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं जो हमें एकेश्वरवाद की ओर, उसका आरंभिक चिन्ह के रूप में हम देख सकते हैं कि एकेश्वरवाद की भी यहाँ पर बात की गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मंडल 1 में जो सूक्त नंबर 164 है, उसमें एक पंक्ति आती है, एकम सतः बहु विप्रहा वदंती, कि सच एक ही है जिसको विद्वान लोग विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। कोई उसे यम कहता है, कोई अग्नि कहता है, कोई उसे मातरिश्वा कहता है, लेकिन कुल मिलाकर के वो एक ही सच है। तो एको सतः बहु विप्रहा वदंती, एक ही सत्य को बहु प्रकार से, विभिन्न प्रकार से विद्वान लोग, विप्र माने विद्वान लोग, बहुधा वदंती, बार बार कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी उसके आधार पर मैंने जो मेन उसका सोर्स था ऋग्वेद, उसके आधार पर ही आपको ये बताने का, अध्ययन कराने का सोचा। और इसके आधार पर आपने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी वो सरल थी और सहज थी। हालांकि कबीलाई संस्कृति थी तो युद्ध वगैरह के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है,
कुछ कुछ धार्मिक जीवन में हमें ये भी मिलता है कि भूत पिशाच अप्सराओं आदि के बारे में भी बातचीत का जिक्र आता है, इन शब्दों का भी जिक्र आता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो संस्कृति है वो सरल है और सहज है और आदर्शों की तरफ उन्मुख है, उसमें जटिलता नहीं है। जो आपको आगे का जो पार्ट 3 होगा उत्तर वैदिककालीन संस्कृति, उसमें पढ़ने को मिलेगी कि कैसे हमारा धर्म जटिल होता गया, कैसे हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई, कैसे राजनीतिक जीवन में राजा का महत्व बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हम अपने असाइनमेंट, जो आपका 3rd पार्ट होगा इस टॉपिक का उत्तर वैदिककालीन, उसमें मैं आपको बताऊंगी। और आज के असाइनमेंट में आपको यही बताना है कि इस व्याख्यान के अंदर जो दूसरे भाग में मैंने आपको बताया है उसमें निहित विचारों से आप क्या समझते हैं। थैंक यू।